हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, हमारे सिलेबस का ये भी एक पॉइंट है जो कि क्या है, लर्निंग ट्रांसफर मीन्स जो हमारे सीखने और प्रशिक्षण का जो स्थानांतरण है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत छोटू सा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है और इससे क्वेश्चन जनरली उठा उठा के बनते हैं भर भर के, चाहे वो नेट का पेपर हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो। तो इसमें हम लोग इसकी मीनिंग क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। बस आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक कॉपी पेन लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको बस नोट करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसकी मीनिंग मीन्स अर्थ क्या है, लर्निंग ट्रांसफर की मीनिंग क्या है। ओके, तो दोस्तों जो स्थानांतरण का सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना, परंतु मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में सीखने के संदर्भ में इसका अर्थ एकदम अलग होता है। मीन्स कह सकते हैं किसी मैं हूँ या कोई बुक है या कोई वस्तु है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर रख देना मीन्स स्थान परिवर्तित कर देना। परंतु जो हमारे मनोवैज्ञानिक है, मीन्स हम लोग साइकोलॉजी की बात करें तो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें जो हमारी लर्निंग से तात्पर्य है, सीखने से संदर्भ है, तो इसका जो मीनिंग क्या होता है वो एकदम से अलग होता है। ओके, ठीक है। नॉर्मल भाषा में तो हम लोग कहेंगे किसी चीज़ को उठा के यहाँ से वहाँ कर देना, जगह परिवर्तित कर देना, स्थान परिवर्तन कहलाता है। बट जो हमारे साइकोलॉजी में है तो उसके जो साइकोलॉजी के फील्ड में बिल्कुल अर्थ अलग होता है लर्निंग का। ठीक है, तो लर्निंग के क्षेत्र में जो इसका अर्थ होता है एकदम से अलग होता है, हटके होता है। क्या होता है, अधिगम के संदर्भ में स्थानांतरण का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल का किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में प्रयोग होना। मीन्स कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में उनके स्थानांतरण का अर्थ है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग किसी अन्य विषय, कार्य, परिस्थितियों में करना अथवा परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में घातक सिद्ध हो सकती, तो उसे हम लोग अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। अभी थोड़ी सी टफ लैंग्वेज हो गई, थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में बात करते हैं जो मेन है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। जब हम कोई नया कार्य करते हैं या नया कौशल सीखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो है नया कार्य को करने या सोचने में पहले कुछ सीखा हुआ ज्ञान अथवा अनुभव जो है काम में आ रहा है। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे कोई टेनिस का प्लेयर है, टेनिस खेलना जानता है। जैसे मानो आप टेनिस खेलना जानते हो और उसे बैडमिंटन खेल सीखने में बहुत ही सुविधा होती है। मानो आप अगर टेनिस जानते हो तो आप बैडमिंटन खेलोगे तो आपका पूर्व अनुभव रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी टेनिस खेलते हो तो आपको बैडमिंटन खेलने में आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा, सुविधा होगी। इसी प्रकार किसी एक जो परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान है, मतलब जैसे एक परिस्थिति में आपने जो कोई सीखा हुआ ज्ञान है अथवा लिया हुआ प्रशिक्षण है, किसी दूसरी परिस्थिति में प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के अर्जन को प्रभावित करता है, तो इस प्रभाव को सीखने या प्रशिक्षण का स्थानांतरण कह सकते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे शब्दों में अगर बोले दोस्तों तो कहा जाता है कि जैसे क्या, एक क्षेत्र या परिस्थिति में उपलब्ध ज्ञान अथवा कौशल का किसी दूसरी परिस्थिति में प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के अर्जन को प्रभावित करना प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप प्रशिक्षण का स्थानांतरण क्या है। ओके, मानो कि आज हम जो है मैं जो टेनिस की प्लेयर हूँ, ओके, या फिर मैं जो है मैंने जो है टेनिस मुझे खेलना पसंद है, साथ में मैं बैडमिंटन सीखना चाहती हूँ, तो बैडमिंटन सीखने गई, मुझे कोच सिखा रहे, तो भैया मैंने पहले से ही टेनिस खेली हुई है तो बैडमिंटन आराम से खेलूंगी, क्योंकि दोनों की सेम प्रोसेस रहती है। तो हमारा जो पहले का ज्ञान है वो यहाँ पे काम आया है, तो जो हमारी पूर्व जो ज्ञान है वो नए कौशल को सीखने में क्या करे, हेल्प करे। और तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग ट्रांसफर कहते हैं, ट्रांसफर लर्निंग कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दोस्तों। तो मतलब जैसे कि सिंपली कह देना कि अगर कोई पूछता है ट्रांसफर लर्निंग क्या है, तो कह देना कि एक क्षेत्र या परिस्थिति में या उपलब्ध ज्ञान अथवा कौशल का किसी दूसरी परिस्थिति में प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के अर्जन को प्रभावित करना प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। अब इसमें बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है, जैसे हमारे क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सीखने के क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान, ठीक है, यह कुशलताओं का तथा सोचने, अनुभव करने का और कार्य करने की आदतों का सीखने का दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, अब ज्ञान के स्थानांतरण के फलस्वरूप क्या होता है कि कोई नया ज्ञान है, नवीन ज्ञान है और कोई स्किल है, कौशल है, जिसके उपार्जन में सहायता जो है मिलने के स्थान पर क्या आती है, बाधाएं भी खड़ी हो जाती है। मानो कभी कभी क्या होता है, हम लोग को तो हेल्प तो होती है, पर कभी कभी क्या होता है वो हमारे लिए दिक्कतें पैदा कर देती है। तो इस दृष्टिकोण में क्या होते हैं, स्थानांतरण जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार इसके जो रूप देखने को मिलते हैं वो 3 प्रकार के रूप होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने डेफिनेशन की बात की है तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे।
तो ये कार्ल सैनिक के अनुसार है, अधिगम अंतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदत, अभियोगिता और दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना हमारा अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इससे डेफिनेशन नहीं आती दोस्तों, बस इसमें जो टाइप्स है ना, जो हमारे पॉजिटिव टाइप्स है, नेगेटिव टाइप्स है, इससे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और कि कौन सा क्या आता है आगे बात करते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा, जैसा कि अभी मैंने बताया, जब जो हमारा लर्निंग है, अधिगम है, कि क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव, कार्य और कार्य, आदत, ज्ञान, निपुणता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाना है तो वह अधिगम का अंतरण कहलाता है। ओके, देख सकते हो, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर देखना है आपको डेफिनेशन। और हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन दोस्तों वो सोरेनसन ने कहा है कि अधिगम अंतरण के द्वारा व्यक्ति उस सीमा तक सीखता है जब तक परिस्थिति में प्राप्त योग्यता दूसरी परिस्थिति में सहायता देती है। ओके, तो ये डेफिनेशन हमारी है। लास्ट डेफिनेशन जो हमारी है देख लीजिए, पैटरसन ने कहा है कि अधिगम अंतरण से अभिप्राय किसी विचार का नए क्षेत्र में विनियोग है। ठीक है, पैटरसन ने क्या कहा, अधिगम अंतरण से अभिप्राय किसी विचार का नए क्षेत्र में विनियोग है। ओके, नेक्स्ट जो है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र लर्निंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि टाइप्स क्या हैं। जैसा कि पहला जो टाइप्स है, जो कि मैंने बताया कि बाधाएं जो आती हैं ना, मानो कि हमने टेनिस सीखा और टेनिस खेलते बैडमिंटन खेला तो उसमें अपन को हेल्प हो गई, बट कभी कभी ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए क्या करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, बाधाएँ प्रकट करती हैं। तो ये जो है ये कौन कौन सी, इसके 3 टाइप्स, 3 रूप देखने को मिलते हैं। पहला जो होता है हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र मीन्स सकारात्मक ट्रांसफ़र, सेकंड जो होता है नकारात्मक स्थानांतरण मीन्स निगेटिव ट्रांसफ़र, थर्ड जो होता है शून्य स्थानांतरण यानी जीरो ट्रांसफ़र। अब क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों, ये डेफिनेशन वगैरह नहीं आती है ना, अभी तक तो मुझे नहीं देखने को मिली, हालांकि हो सकता है आ जाए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक आध देख लेना आप डेफिनेशन वगैरह। डेफिनेशन को याद करने का तरीका भी मैंने बताया। जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं इसी से बनते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ट्रांसफ़र से। अब इसके अंदर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन में यही आता है। अब पॉजिटिव ट्रांसफ़र जो होता है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र की बात करें, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, ठीक है, किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। सो सिंपल। पॉजिटिव क्या होगा, हमने आज जो सीखा है और अगर हमने हमारी जो सीखी हुई स्किल है, सीखा हुआ जो ज्ञान है, हम कुछ नया सीख रहे हैं उसमें वो हेल्प करता है तो वो हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गणित के ज्ञान का भौतिक शास्त्र की संख्यात्मक स्थानांतरण का भी महत्व है। शिक्षा के क्षेत्र में सीखने का तात्पर्य सकारात्मक स्थानांतरण से होता है। ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में कह रहा है कि जो होता है हमारा क्या होता है, सकारात्मक उसमें होता है। ठीक है, जैसे हम मैथ लगा रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो भाई फिजिक्स में भी हमारा जो है फॉर्मूले होते हैं तो उसमें भी हमारी हेल्प हो जाती है। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा है, दूसरे की बात करते हैं, हमारा जो नकारात्मक ट्रांसफ़र है, तो नकारात्मक मीन्स कहते हैं निगेटिव ट्रांसफ़र जो है, उसमें कहा गया जब पूर्व अर्जित ज्ञान अथवा कोमल नवीन ज्ञान बाधित होता है। ओके, जब हमारा पूर्व अर्जित ज्ञान, जो पहले से अर्जित किया हुआ ज्ञान है, और जो हमारा नवीन ज्ञान बाधित होता है, जब पहले जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान है उसके कारण हमारा जो नया जो सीखा हुआ ज्ञान है, जो हम सीख रहे हैं, स्किल है, एजुकेशन है, अगर वो बाधित होता है, उसमें क्या आती है, स्ट्रगल आती है, इसमें प्रॉब्लम्स आती है, तो उसे हम लोग निगेटिव ट्रांसफ़र कहते हैं, मीन्स नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अब नकारात्मक स्थानांतरण में पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण बातों को सीखने में व्यवधान उत्पन्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी अमेरिकन जिसने जीवन भर बाएं हाथ से गाड़ी चलाई हो, अगर इंडिया आता है, भारत आता है, तो भारत में आकर उसे दाएं हाथ से गाड़ी चलाना पड़े तो उसका पहला प्रशिक्षण स्थिति क्या होगा, जो है बाधा उत्पन्न करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, तो ये हमारा नकारात्मक है। पॉजिटिव में पॉजिटिव होता है, ठीक है, हमने जो सीखा है अगर वो आगे चल के हमें जो है बेनिफिट उससे प्राप्त हो रहा है, मदद मिल रही है, तो वो हमारा पॉजिटिव है। नकारात्मक निगेटिव, जैसा कि निगेटिव समझ में आ रहा है, अगर हमने पहले जो ज्ञान प्राप्त किया है आगे चल के वो हमें किसी स्किल में, किसी चीज़ में अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, निगेटिव ट्रांसफ़र कहलाता है। अब शून्य स्थानांतरण क्या है, जीरो ट्रांसफ़र क्या है, तो जब एक कार्य का प्रशिक्षण दूसरे कार्यों को सीखने में ना तो सहायता ही करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है, तो ये इस टाइप का जो
स्थानांतरण है वो हमारा शून्य स्थानांतरण कहलाता है। अब इस शून्य स्थानांतरण का एक कारण हो सकता है कि पहले कार्य की प्रकृति का दूसरी कार्य की प्रकृति से कोई भी संबंध ना हो। जैसे ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी का ज्ञान जो है, ज्योग्राफी मीन्स भूगोल का ज्ञान जो है, फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र की समस्या को नहीं सुलझा सकता है। बहुत इजी समझ गए होंगे। तो शून्य स्थानांतरण क्या है? जब एक कार्य का प्रशिक्षण दूसरे कार्यों में सीखने में न तो सहायता करता है, ना ही बाधा उत्पन्न करता है। कोई भी कार्य जैसे आपने किया है, कोई भी ज्ञान है, ना तो वो आपको किसी काम को करने में, सीखने में हेल्प ही कर रहा है, और ना ही वो आपको क्या कर रहा है, बाधा ही पैदा कर रहा है। तो ये हमारा शून्य स्थानांतरण कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ज्योग्राफी का स्टूडेंट, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते, उससे हमें हेल्प नहीं मिल सकती है। ओके, तो ये हमारा शून्य स्थानांतरण हुआ। तो देखा आपने 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ट्रांसफर। अब इसी में एक पक्षीय अंतरण कर कुछ और थे जो हमने देखा, सर्च किया है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। जनरली क्वेश्चन जो आते हैं हमारे पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ट्रांसफर से ही आते हैं। तो एक पक्षीय अंतरण क्या होता है कि दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि जब शरीर में एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो तो एक पंछी स्थानांतरण कहलाता है। जैसे बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास दाएं हाथ में चोट लगने पर काम आ सकता है। ओके, ये एक पक्षी अंतरण है। तो आप देख लो, इसमें बहुत आसान। द्विपक्षी में क्या होता है? द्विपक्षी जो स्थानांतरण होता है, जब शरीर में एक पक्ष के अंगों को दिया गया प्रशिक्षण दूसरी ओर के अंगों में चलता है, तो यह द्विपक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बच्चे को बाएं हाथ से लिखना तथा काम करना सिखाते हैं, वह प्रशिक्षण दाएं हाथ के बिना किसी अभ्यास के परिवर्तित हो जाए तो उसे द्विपक्षीय अंतरण कहते हैं। मीन्स अगर हम लेफ्ट हैंड से अपने बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं, काम करना सिखा रहे हैं, और अगर वही सेम चीज़ उसके राइट हैंड में आ जाए, मतलब वो बिना किसी अभ्यास के वो चीज़ें परिवर्तित हो जाए, उसके बाएं है दोनों हाथ से वो स्किल कर सके, तो वो द्विपक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा इसमें क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है? ठीक है, जब एक विषय में दिया गया ज्ञान दूसरे विषय को समझने में उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होता है। समझिएगा, जब एक विषय में दिया गया ज्ञान, कोई एक सब्जेक्ट का ज्ञान हम लोग ले रहे हैं और वो जाके हमें दूसरे सब्जेक्ट में हेल्प कर रहा है, तो वह क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि बात करें फॉर एग्जांपल, गुप्त काल का इतिहास उस समय के साहित्य तथा संस्कृत को समझने में भी सिद्ध होता है। वास्तविकता यह है कि जो हमारा धनात्मक स्थानांतरण है, मतलब धनात्मक में जो हमारा, उसको हम लोग सकारात्मक या पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, और जो हमारा ऋणात्मक स्थानांतरण है, नेगेटिव है। तो जो धनात्मक स्थानांतरण समान है, पर जो ऋणात्मक स्थानांतरण भी उपस्थित होता है। और यह कैसे पता चले कि धनात्मक और ऋणात्मक स्थानांतरण हो रहा है? तो हमें पता करना है भैया कि भैया पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो रहा है कि निगेटिव ट्रांसफ़र हो रहा है। अब हम ये कैसे पता करेंगे? तो कैसे पता करेंगे, ये पता करना है हमें। ठीक है, तो इसमें जो धनात्मक और ऋणात्मक स्थानांतरण हो रहा है, इसका साधारण सिद्धांत है कि जो प्रत्येक उद्दीपन परिस्थिति है, मतलब जो स्टूडेंट है और उनकी अनुक्रिया का प्रसार करती है। जैसे कि जो फ्यूचर की भूतकाल के समान जो स्टूडेंट है, उद्दीपन है, अवस्थाओं से संबंधित हो जाती हैं, और यह परिस्थिति क्या होती हैं, जो बाधाएं हैं, जो स्ट्रगल है, उससे क्या होती निकलती हैं, विजय प्राप्त करते ही सुधार हो जाती हैं इसमें। तो अधिगम के स्थानांतरण में शिक्षा में प्रयोग क्या है? अधिगम को जो स्थानांतरण है उसका शिक्षा में क्या यूज है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आज की जो शिक्षा है दोस्तों, वो अधिगम स्थानांतरण में महत्वपूर्ण जो है अपना स्थान रखती है। शिक्षक को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए टीचर को कि बालकों के लिए, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको शिक्षा ऐसी एजुकेशन प्रदान करे कि वे जो हैं एक क्रिया द्वारा प्राप्त ज्ञान का उपयोग दूसरी क्रियाओं में, दूसरी एक्टिविटी में भली भांति कर सके। ठीक है, हम टीचर हैं, हम टीचर बनेंगे तो हमें ऐसी कोशिश करना चाहिए कि हम स्टूडेंट को ऐसा ज्ञान दें कि उनका जो ये ज्ञान है एक जगह तो काम है, साथ में दूसरी जगह भी उनको उससे हेल्प हो सके। जिसके लिए शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब वो बातें कौन सी हैं? पहला जो है, अधिगम मीन्स लर्निंग के समय शिक्षक को बालकों के बौद्धिक स्तर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनका IQ लेवल कितना है, क्या है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। यदि बालक कम बुद्धि वाले हैं तो उसे उसी अनुकूल समय और सुविधाएं देते हुए विषय को पढ़ाना चाहिए। बालकों मतलब कह सकते हैं उसी हिसाब से पढ़ाना चाहिए। और
जो बुद्धि वाले बालक हैं, मतलब जो बालक होशियार हैं, उन बालकों पर स्थानांतरण की दृष्टि से विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बालक अपने जो अनुभव और योग्यता का उपयोग सरलतापूर्वक किसी भी परिस्थिति में करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार जो मंद बुद्धि वाले बालक हैं और जो समान बुद्धि बालक है, उनके स्तर के अनुसार उन्हें एजुकेशन दिया जाना चाहिए भैया, ठीक है। अब कोई जिसका IQ लेवल कम है और किसी का ज़्यादा है, दोनों को समान तरीके से दे रहे हैं, तो जो ऑलरेडी जिसका ज़्यादा है तो बहुत अच्छे समझ लेगा, पर जिसका कम है तो वो नहीं समझ पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, किसको हम किसे कितना टाइम देना है, किसे किस तरह समझाना है, किसी प्रकार उसे एजुकेशन देनी चाहिए। ओके, अब आगे जो हमारा है पॉइंट देखते बात करते हैं। दूसरा जो हमारा है, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालकों के लक्ष्य, जिज्ञासा, रुचि, अभिरुचि, सार्थक, निरर्थक ध्यान में रखकर बाल केंद्रित लचीलापन होना चाहिए। मतलब जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, मतलब जो हम लोग पाठ्यक्रम बनाते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो बालकों का मेन स्टूडेंट का जो लक्ष्य है, एम है, उस पर डिपेंड करना चाहिए। उनकी फीलिंग क्या है, उनकी रुचि क्या है, जिज्ञासा क्या है, उन्हें उनका इंटरेस्ट किस में है, और वो इनके लिए कितना सार्थक है और कितना निरर्थक है, इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसे फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, बाल केंद्रित एजुकेशन होनी चाहिए, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। ओके, थर्ड हमारा है, पढ़ाते समय शिक्षक को श्रव्य यानी श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम रोचक और प्रभावपूर्ण बन सके। अभी देखा जैसे आपने, हम लोगों के टाइम नहीं, पर आजकल स्कूलों में एडुकॉम वगैरह स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, बच्चों को दिखा के पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है, ऑडियो वीडियो। तो इससे क्या होता है यार, रुचि बढ़ती है, देख के कोई चीज़ बहुत ज़्यादा याद होती है। जैसे मैं अभी बता रही हूँ तो ये बताना है, अगर अभी फिगर देख के आप कोई इमेज देख के अगर आप कुछ देखोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ ज़्यादा जल्दी आएगी। तो बच्चों को ऐसे तरीके से पढ़ाना चाहिए। फोर्थ, हमारे शिक्षक के द्वारा बालकों को इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि वे जो है दो समान वस्तुओं के संबंध में अंतर को जान सकें। इस दृष्टि से शिक्षक को पाठ्यक्रम, अधिगम विधि तथा अन्य विधि के समन्वय की समानता पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों, शिक्षक के द्वारा जो बालकों को है प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, और जो है उनको इतना सिखाना चाहिए कि दो चीज़ों के बीच में जो रिलेशनशिप है उस पर डिफरेंस पता कर सके। और जो शिक्षक है उसको पाठ्यक्रम को जो लर्निंग का मेथड है और उसमें क्या है और कई विधियां ऐड करनी चाहिए, और मैं ऐड करके उसको जो है एक लेवल में बनाना चाहिए। कॉम्बिनेशन मतलब दोनों का समन्वय बहुत अच्छा होना चाहिए, सब ध्यान देना चाहिए उसे। अपने एजुकेशन, अपना पाठ्यक्रम जो है इसको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, कुल मिला के कह सकते हैं। और हमारा इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, शिक्षक को अधिगम में समानीकरण का सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से स्थानांतरण की संभावना अधिक रहती है। जी हाँ, टीचर को जो लर्निंग है उसमें जो सामान्यीकरण मीन्स कह सकते हैं कि सामान्य प्रोसेस का सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है स्थानांतरण में इससे काफ़ी हेल्प होने की संभावना रहती है। और नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट है, शिक्षक को स्वयं उस विषय का पूर्ण और स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन रहे हैं, एडुकेटर बन रहे हैं, तो मुझे अपने विषय पे, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए, उसके बारे में स्पष्ट नॉलेज होना चाहिए। जिस विषय को हम बालकों को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, हमें उस बात का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि किन विषयों में उसे स्थानांतरण का ज्ञान देना होता है। ठीक है, हम जो सब्जेक्ट उसे पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है उसे जो ट्रांसफर में क्या ज्ञान प्रदान करेगा। ठीक है, आगे चल के ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, शिक्षक जो टीचर है उसको स्टूडेंट के सामने समस्या को पूर्ण रूप से रखना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सामने रखना चाहिए और समान परिस्थितियों में अंतर्दृष्टि का अवसर प्रदान करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है, शिक्षक को चाहिए कि वह जो स्टूडेंट है, बालक है, उसके विषय को महत्ता और उपयोगिता को बताते हुए प्राप्त ज्ञान का उपयोग सामान्य जीवन में करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ऐसा करने से उसकी अंतर्निहित योग्यता जो होती है, तो उसकी जो अंतर्निहित योग्यता का विकास कर सके और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके। बालक प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करे, तभी अधिगम का वास्तविक स्थानांतरण होगा। इसके लिए शिक्षक को क्रिया द्वारा सिखाने, योजना विधि द्वारा सिखाने, उपयोग विधि द्वारा सिखाने के बारे में जानना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि हम बच्चों को जब टीचर ज्ञान देता है तो उसको जो भी प्रॉब्लम है इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए, और जो कुछ भी सिखा रहे हैं ऐसा हो कि वो अपने दैनिक जीवन में लागू कर सके, और उसे जो है जब उस लर्निंग का ट्रांसफर, अधिगम का वास्तविक स्थानांतरण, उसमें भी उसको हेल्प मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हमारे अधिगम में आती हैं, ट्रांसफर में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली यही बनते हैं दोस्तों कि अधिगम का स्थानांतरण से
तो दोस्तों इसमें जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन बनेगा कि कौन से स्थानांतरण से, मतलब अगर किसी सीखे हुए ज्ञान से अगर कोई हेल्प हो रही है, मदद हो रही है, वो किस प्रकार का ट्रांसफ़र कहलाएगा, नहीं हो रही है तो क्या कहलाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपने देख लिया ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में इतना ही है, कुछ खास नहीं है। हमारे 3 टाइप की ट्रांसफ़र लर्निंग होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। और उसमें अगर और ऐड करें तो एक पक्षी, द्विपक्षी और हमारी क्षैतिज जो आती है, तो ये भी उसमें अगर नेट लेवल में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बना दे, तो मैंने इसीलिए पूरा डिटेल बताया है आपको। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वही कहना चाहूँगी, प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे डीपली स्टडी चल रही है और मतलब पूरा सिलेबस वाइज जो सिलेबस है हमारा फिजिकल एजुकेशन का उसके अकॉर्डिंग। देन हम लोग यहाँ पे पेपर को भी सॉल्व कर रहे हैं पुराना, क्योंकि अभी हमारा राजस्थान का जो PGT के लिए वैकेंसी आई है उसके हिसाब से पुराने पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं। देन हम लोग करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं। कल कुछ प्रॉब्लम थी इसकी वजह से 2 दिन से मैं करंट अफेयर्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और आज कोशिश करूँगी डालने की। और जो है हम ऑलरेडी अपने सिलेबस से भी जैसे जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे अब हमारा लर्निंग ये कंप्लीट हुआ है, जो भी इस टॉपिक को होंगे क्वेश्चन होंगे उसको बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा मोटिवेशन आएगा, इसमें कुछ ही टॉपिक बचे हुए। साइकोलॉजी में हमारे से मोटिवेशन बचा है, एग्जाइटी बचा है, और जैसे मैंने बताया था कि आदर्शवाद और इन सब के बारे में डिस्कशन नहीं किया, तो ये भी कर लेंगे। किसके फादर कौन है, जनक कौन है, इनके बारे में बात कर लेंगे। और इसके साथ ही हमारा क्या बोलते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो सेकंड यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमारा थर्ड जो भी यूनिट होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, LT के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसी के हिसाब से चलेंगे दोस्तों। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो पुराने बुक बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो भी मैं जैसे ही ये पूरा यूनिट कंप्लीट होता है तो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जितने भी बनने वाले होंगे तो वो सारे जो है सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग थर्ड यूनिट पे आएंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है, कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो आप। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।